खबर इटावा जनपद से, जहां भारतीय जनता पार्टी इटावा के मंडल अध्यक्ष व मंडल प्रभारियों की वर्चुअल बैठक जिला अध्यक्ष अजय धाकरे की अध्यक्षता में एवं जिला आईटी प्रमुख शरद तिवारी के संयोजन में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के निवर्तमान क्षेत्रीय मंत्री एवं संगठन की दृष्टि से जनपद प्रभारी रामलखन रावत ने केंद्र सरकार द्वारा आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए पेश किए जनहितकारी बजट के समर्थन में प्रस्ताव रखा, जिसका वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों ने एकमत से समर्थन किया। वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए रावत ने बताया, इस बार के बजट में सबसे अधिक फायदे में हेल्थ सेक्टर रहा, जिसे इस बजट में 2.38 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ। ये पहले 94,000 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इस बार के बजट में बुजुर्गों की बड़ी राहत मिली है। 75 साल के अधिक की उम्र के लोगों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि शर्त यह है कि छूट उन्हें सिर्फ पेंशन की दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष अजय धाकरे ने अपनी समापनीय उद्बोधन में कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है कि आम बजट देश के इतिहास में अब तक का पहला ऐसा बजट है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कारण अन्य सेक्टरों को भी फायदा होगा। हम आज कर रहे हैं तो प्रदेश में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन और मांग पत्र दे रहे हैं और वह आंदोलन कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, किसानों को भी मिसगाइड कर रहा है। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा कि किसानों को एक सकारात्मक पक्ष की तरफ ले जाए और कृषि बिल को समझाएं? देखिए, 2-3 बातें आप इस किसान आंदोलन से संबंधित। पहली बात यह है कि इस बिल को बनाते समय पूरी तरह से किसान के हित में पूरा बिल बना है। कल संसद में कृषि मंत्री जी ने ये कहा कि इस बिल में कौन सा क्लोज है, कौन सी लाइन है जिसमें किसानों के हित में नहीं है, उसको हटा देंगे। लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इसमें काला अक्षर कौन है जो किसान के हित में नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो अन्नदाता है और जो किसानों को के कंधे पर रखे बंदूक चला रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो किसानों के साथ एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि संसदीय क्षेत्र के आपके लाभान्वित हो सकते हैं। जिससे देखिए, एक जो संसदीय क्षेत्र का इशू है, हमने जैसे पचनंदा पर लगभग अभी 3,000 करोड़ का प्रस्ताव आया है, लेकिन वहाँ जब डेवलप काम होगा तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है। मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस पचनंदा परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार खुद बनाएगी। इसके बावजूद मैंने नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा है और मैंने कहा कि जो भारत सरकार है उसमें क्या क्या योगदान कर सकती है और क्या वहां डेवलप कर सकती है, तो उन्होंने एक अपनी सहमति दी है। एक विषय। दूसरा विषय, जैसा आपने सवाल किया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार को 2 लाख करोड़ मिले हैं और जो सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो दिया गया है, उसका लाभांश निश्चित रूप से अपने जिले को भी, अपने लोकसभा क्षेत्र को भी मिलेगा। ये सैनिक स्कूल जो है मंडल में एक है, हाँ, तो ये प्रयास होगा कि इटावा में आ जाए। मैंने पहले ही कहा है कि हम इस दिशा में हम कोशिश करेंगे कि अपने जिले को मिले। अपना जिले में सबसे ज़्यादा सैनिक भी हैं, तो औरैया और इटावा के किसी क्षेत्र को यदि मिलता है तो मैं ज़रूर इसकी कोशिश कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह सजग भी हूँ। पचनंद का लाभ इटावा को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भैया? एक अच्छी बात भी सोचो कि मिलेगा। जब पचनंद इतने दिनों से आप हल्ला कर रहे हैं, आप ही लोग सवाल मेरे से पूछे थे, तो हमने तो अपने 10 कामों में पचनंद को प्राथमिकता कर लिया। हमने जब यहाँ से सांसद आपने मुझे बनाया तो मैंने अपनी प्राथमिकता के आधार पर लोकसभा के 10 काम लिखे। उस 10 काम में पहला काम हमारा पचनंद था और जिसके लिए मैंने ईमानदारी से मेहनत की और मुझे उम्मीद है कि हमें उसमें सफलता मिलेगी और
वो जो सबका सपना है वो साकार होगा। रामनगर फाटक वाला देखिए, कोरोना के कारण कुछ समस्याएं रही हैं, मैं ये मानता हूं, जो बन जाना चाहिए था। मैंने भी 1 साल का समय के बोला था, लेकिन वो 1 साल में बीच में जो 6 महीने तक कोरोना का काम नहीं हुआ, लेकिन मैं उसकी समीक्षा जल्दी करके और उसे और गति कैसे हो इसको ये भी है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, इस दिशा में ये बजट की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट जो हैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। हाँ, लाख ही होता है, इसमें क्या, जैसे मैं कह सकता हूँ कि विशेष रूप से यहाँ चाहे वो रेल लाइन से संबंधित हो, जैसे रेलवे लाइन पहले 9 किलोमीटर थी, अब इस समय लगभग 30 किलोमीटर पर डे इसका निर्माण हो रहा है। इसी तरह हाईवे 8 किलोमीटर से कभी था, आज 22 किलोमीटर हाईवे का निर्माण जो पर डे हो रहा है। और इसी तरह हम सब जानते हैं कि एम्स कुछ ही अपने देश में थे, इसको हर प्रदेश में एक अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स बने, मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से बढ़ाए गए। इसी तरह हर जिले में एक स्वास्थ्य परीक्षण लैब का निर्माण भी इसी बजट में उसकी योजना बनाई गई है। कई नए विश्वविद्यालयों को, शोध संस्थानों को इस बजट में प्रावधान किया गया है। नए 100 सैनिक स्कूल ये बने, और हमने भी एक चिट्ठी लिखी है कि वो इटावा में एक सैनिक स्कूल बने, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वनवासी क्षेत्र में विशेष रूप से 38,000 करोड़ रुपया इस बात का दिया गया है कि वनवासी क्षेत्र में स्कूल खोले जाएं, जिससे जो बच्चे वनवासी क्षेत्र के हैं वो वहाँ पर पढ़ सकें और वो आगे उन्नति के साथ जुड़ सकें। हर घर को जल मिले, हर घर में पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था के लिए 2,87 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। ये हर एक घर में, हिंदुस्तान के जहां पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या में को समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने जो एक विशेष योजना, और उस योजना के तहत हर घर को पानी मिले, इसलिए 2,87 करोड़ रुपए उसको स्वीकृत किया है। उज्ज्वला के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि 8-9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दी गई, लेकिन अब इसी बजट में 1 करोड़ और नए कनेक्शन उज्ज्वला के तहत गरीब आदमी को मिले, इसकी भी व्यवस्था वहां निश्चित की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2,76,000 करोड़ रुपया विशेष रूप से ये स्वीकृत हुआ है, जिसमें विभिन्न तरह की योजनाओं का इसमें प्रावधान सुनिश्चित किया है। इसी तरह हिंदुस्तान के हर एक गांव में कोई गांव न बचे जिसमें बिजली को कोई रह गया, तो उसको पूरा करने का एक अभियान लिया है। देश की सभी रेल लाइनें विद्युतीकरण युक्त हों, इस अभियान में कुछ ही बचे हैं, उसको भी पूरा इसी बजट में किया जाएगा। अनुसूचित जाति के जो स्कॉलरशिप है उसमें लगभग 35,000 करोड़ रुपए ये एक तरह से उसको दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 96,000 करोड़ से, पिछले 96,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ ये इस बजट में प्रावधान स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है, कि जिससे कई तरह की प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनाई हैं। सड़क के क्षेत्र में 1,81,000 करोड़ रुपए इसमें सड़क को स्वीकृत किए हैं। इसी में हम सब जानते हैं, चाहे सोना चांदी पर 5% की छूट दी गई है। शिक्षा पर लगभग 1 लाख, लगभग बोल रहा हूं क्योंकि कुछ कम है उसमें, 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में शिक्षा की दृष्टि से की गई है। और कुल मिलाकर के हमारा जो कृषि से संबंधित जो एक विषय है, जो इस समय विशेष रूप से ये आंदोलन भी चल रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में भी
जैसे उसमें पिछले बजट से लगभग हर क्षेत्र में उसको बढ़ाने का जैसे काम हुआ है, उसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी बजट बढ़ाया गया है। उसकी मैं अभी आंकड़ा भी आपको बता दूंगा। इसी तरह कोरोना की इस व्यवस्था के लिए जो है ये लगभग कोरोना के लिए किया गया है कितना, लगभग 38 या 36 इस तरह के व्यवस्था करोड़ की गई है। इसी में मेट्रो जो है कभी लगभग 8-10 शहरों में थी, अब 27 शहरों में मेट्रो की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रक्षा मंत्रालय को लगभग 4.25 लाख का बजट, पहली बार इतना बड़ा बजट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और इसी के साथ साथ आपका कौन सा क्षेत्र रह गया है, कुल भी क्षेत्रों में इस बजट में ये ध्यान रखा गया है कि कैसे गांव के आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को इस बजट में सीधे सीधे लाभ पहुंचे। और इसलिए इतना बड़ा बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सम्मुख प्रस्तुत किया है। हमारे जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनको भी, किसी को 1 लाख करोड़, किसी को 2 लाख करोड़, जिसको जिस स्टेट की जरूरत थी, जिस तरह का स्टेट ने मांग की थी, उसके अनुरूप उनको देने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया। मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से जहां एक तरफ गांव के गरीब मजदूर के कल्याण और किसान का करेगा ये बजट, वहीं देश को एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। इटावा कचहरी परिसर में बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने वाले को अब खैर नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट ने चालान करने के आदेश दिए हैं। बेतरतीब खड़े वाहनों की वजह से कई बार अधिकारियों की गाड़ियां फंस जाती थी। कई बार अधिकारियों द्वारा लोगों को अपने वाहन निर्धारित जगह पर खड़े करने के लिए कहा गया, पर लोग नहीं माने। आज सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने बड़ी संख्या में बेतरतीब खड़े वाहनों को देखकर यातायात विभाग के पुलिस अधिकारी को बुलाकर खड़ी गाड़ियों की चालान करने के निर्देश दिए, जिसके बाद यातायात उप निरीक्षक राकेश वाजपेयी ने गाड़ियों को चालान कर दिए। वाहनों के चालान होते ही देख कचहरी में हड़कंप मच गया। वाहन स्वामी वाहन लेकर भागते नजर आए। इटावा जनपद से विनय कश्यप की। पार्किंग में जो वाहन खड़े थे बेतरतीब तरीके से उन पर चालान किया गया है, किस तरीके की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? देखिए, ऐसा है कि कलेक्टेड परिसर में यहाँ पर आम जनता आती है, वकील साहबान आते हैं, हमारा स्टाफ आता है, गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक तरीके से और जो सभ्य समाज से जो अपेक्षा होती है कि गाड़ियाँ वहाँ लगाएं जहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो। और मैंने कई बार मौखिक रूप से लोगों को टोका यहाँ पर कि गाड़ियाँ जो लगा रहे हैं वो सही लगाएं जगह पर। आज ऐसा लगा कि ये वो सारी गाड़ियाँ ऐसी लग गई कि कोई गाड़ी का जो रास्ता होता है बंद हो गया था। तो मैंने फिर तत्काल ट्रैफिक इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि जो गाड़ियाँ गलत खड़ी हुई हैं, जो पार्किंग पर नहीं खड़ी हुई हैं और जो रास्ता रोक रही हैं, उन सबका चालान करिए और नियमानुसार कार्रवाई करिए। मुझे अपेक्षा है कि लोग समझेंगे और जो सिविक सेंस होता है लोगों में एक, उसको पालन करेंगे और कोई दिक्कतें नहीं पैदा होंगी। आगे भी इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल मैंने बता दिया है कि वो यदा जो भी हम चेक करते रहेंगे इस चीज़ को, और जो उसका उल्लंघन करेगा, जो गाड़ियाँ इस तरह गलत खड़ी होंगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उस लेडी के लिए जो पागल है थोड़ी सी, उसके लिए इतनी सिंपैथी थी हमारे पास, क्या करें? उसको लगे हमने बात की है, मेंटल डॉक्टर बात की हमने। अच्छा। हाँ, तो पहले कुछ व्यवस्था हो रहा है रुकने की उसकी, तो हमने बात कर ली है, उसको गए